जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका बांसुर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस व यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त कुमार अमर स्वागत करता हूं आप सबका। और आज जैसा कि साथियों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो हमारा बीए पार्ट कला वर्ग है द्वितीय वर्ष, और साथ ही साथ जो बीए बीएड द्वितीय वर्ष के यानी इंटीग्रेटेड के जो छात्र हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर। तो जो कला वर्ग द्वितीय वर्ष है और जो बीए बीएड इंटीग्रेटेड जो द्वितीय वर्ष के जो विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे साथियों। और जो विषय है वो होगा हमारा हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र में तो अपने रीतिकालीन काव्य जुड़ा हुआ है, जिसमें 8 कवि थे, उनकी महत्वपूर्ण जो व्याख्याएं थी हमने पढ़ ली हैं। ठीक है साथियों, इसके अतिरिक्त लगभग व्याकरण का जो पार्ट था प्रथम प्रश्न पत्र में वो भी हमने पढ़ लिया था, चाहे वो काव्य गुण की बात करें हम लोग। इसके अतिरिक्त काव्य रीति का पार्ट अपना उसमें चल रहा था। वो जो कक्षा आएगी उसका जब वार आएगा उसके अनुरूप वो भी कक्षा अपन ले लेंगे। लेकिन आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है। जैसा कि आपको मालूम है साथियों, इसमें अपने एक नाटक जुड़ा हुआ है जो कि मैंने पूर्व में बता दिया है अच्छी तरीके से। जो पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस था, वो तो मैंने पूर्व में जब कक्षाएं शुरुआत में अपनी लगी थी उसी में मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार मैं पुनः आपको रिवाइज कर देता हूँ 2 मिनट में। तो जैसा कि इस द्वितीय प्रश्न पत्र में चाहे वो साथियों कक्षा कला वर्ग द्वितीय वर्ष के छात्र हों या फिर बीए बीएड इंटीग्रेटेड द्वितीय वर्ष के छात्र हों, दोनों के लिए पाठ्यक्रम समान है साथियों। और ये कक्षा दोनों ही विद्यार्थियों के लिए, यानी जो कला वर्ग द्वितीय वर्ष के और जो इंटीग्रेटेड के जो छात्र हैं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से क्लास को अंत तक देखेंगे। तो जैसा कि द्वितीय प्रश्न पत्र में साथियों अपने एक नाटक जुड़ा हुआ है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी। ओके साथियों, इसके अतिरिक्त जो है एकांकी का पार्ट है, ये पेपर का दूसरा पार्ट होगा, पाठ्यक्रम का भी दूसरा खंड है। तीसरे खंड में नाटक का उद्भव एवं विकास जुड़ा हुआ है। ठीक है साथियों, चौथे खंड में एकांकी का उद्भव एवं विकास जुड़ा हुआ है साथियों। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पे पेपर जो है वो स्वंक का होगा और इसके अतिरिक्त लगभग अपना पेपर 4 खंडों में विभाजित होगा। पहला जो खंड होगा उसमें व्याख्या से रिलेटेड प्रश्न होंगे, जिसमें 2 व्याख्या नाटक ध्रुव स्वामिनी से और 2 व्याख्या जो हैं एकांकियाँ जोड़ी गई हैं अपने प्रमुख उन एकांकियों से साथियों। ठीक है, और प्रत्येक जो व्याख्या है जो अपनी 8-8 अंक की होगी। ठीक है, इसके आगे यदि मैं बात करूं नाटक का उद्भव एवं विकास की साथियों और एकांकी का उद्भव एवं विकास, तो ये दोनों जो हैं इनसे संबंधित 23 अंक के प्रश्न आएंगे अपने, जिसमें 3 प्रश्न तो लघुत्तरात्मक और 4 प्रश्न जो हैं अति लघुत्तरात्मक। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं यहाँ पे कि एक निबंधात्मक प्रश्न नाटक से आएगा 15 अंक का और 2 प्रश्न जो हैं वो एकांकियों से आएंगे विकल्प सहित 15-15 अंक के, यानी 30 अंक के। तो साथियों अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण व्याख्या थे उसके ऊपर तो मैंने चर्चा की थी, आगे भी मैं और करूँगा महत्वपूर्ण व्याख्याओं के ऊपर। लेकिन आज मैं इस वीडियो विशेष में जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ कि जो नाटक है अपना ध्रुव स्वामिनी का, उसका परीक्षा के नज़रिए से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि एक प्रश्न आने वाला है साथियों, मैं आपको बताऊं, वैसे 2 आएंगे, 2 में से एक प्रश्न अपने को करना है, एक प्रश्न का जवाब अपने को देना है। तो इस वीडियो में मैं आपसे रूबरू होने वाला हूं, आपको मुखातिब कराने वाला हूं कि जो अपना नाटक है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी, उसका परीक्षा के नज़रिए से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा 15 अंक का, वो कौन सा होगा, उसके ऊपर मैं आपसे क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। चर्चा करने से पूर्व मैं एक विशेष सूचना आपको देना चाहूँगा, क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के हों या सेकंड ईयर के, उनको लगता है कि लॉकडाउन की वजह से हमारी परीक्षाएं नहीं होंगी, हमें प्रमोट कर दिया गया है। हाँ, राज्य सरकार के निर्देशानुसार
बीए पार्ट या हम कहें कि जो यूजी क्लासेज हैं अपनी, चाहे वो बीए हो, बीएससी या बीकॉम, उनके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट जरूर किया गया है, लेकिन आगे निर्देश में एक लाइन लिखी हुई है कि स्थिति सामान्य होने पर, यानी हालात कोरोना बीमारी के चलते ठीक होने पर, सामान्य होने पर जो प्रमोट किए गए विद्यार्थी हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो भी आयोजित करवाई जाएंगी। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, भ्रामक जो सूचनाएं हैं उनके चक्कर में ना पड़ें और अपनी जो पढ़ाई है उस पर निरंतर आप लोग फोकस रखें, ध्यान रखें। क्योंकि साथियों मैं 1% ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है कि स्थिति सामान्य नहीं हो, खैर भगवान ऐसा ना करे, स्थिति सामान्य हो और ये मान के चलते हैं कि आपका पेपर नहीं होगा, तो भी पढ़ाई तो अपने जीवन पर्यंत काम आने वाली है। इसलिए हमें अपनी पढ़ाई को निरंतर सतत आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो बस इसी के साथ मैं अब आगे आपको रूबरू करवाना चाहता हूं कि वो आखिर कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं, चाहे वो बीए बीएड इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा से संबंधित हो या फिर सामान्य जो कला वर्ग द्वितीय वर्ष है उसके पेपर से संबंधित हो। तो आइए साथियों, पहले हम प्रश्न के बारे में जानते हैं और उसके बाद उसके उत्तर के ऊपर अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ये तो है ही आपके सपनों को साकार करने वाला उत्तरी भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान, उच्च अध्ययन के लिए आपके अरमानों को पंख लगाने वाला एकमात्र महाविद्यालय बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर अलवर, जो कि आपके सपनों को साकार करने वाला है, बेहतरीन अनुशासन से युक्त महाविद्यालय। और ये है हमारे जयशंकर प्रसाद जी साथियों, और उनके द्वारा रचित जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है साथियों, उसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन सा होगा। आइए तो अब देखिए, ये है हमारा प्रश्न कि नाटक के तत्वों के आधार पर, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी क्या है, नाटक है, तो आधार पर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक की क्या कीजिए, समीक्षा कीजिए साथियों। यानी ये नाटक है और मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों, नाटक के मुख्य रूप से 7 तत्व होते हैं। ठीक है, और उन 7 तत्वों को जिस प्रकार से हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यदि एक भी तत्व की कमी रह जाएगी हमारे शरीर में तो हमारा शरीर एक तरीके से हम ये कहें कि बीमार हो जाएगा, या हम शरीर की रचना की या शरीर के निर्माण की कल्पना तक भी नहीं कर सकते। तो जिस प्रकार से 5 तत्वों के निर्माण से शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार से साथियों 7 तत्वों के आधार पर जो नाटक है उसकी नाटककार क्या करता है, रचना करता है। यदि एक भी तत्व की कमी रह जाती है तो वह नाटक जो है नाटक नहीं हो कहला पाएगा, नाटक नहीं होगा साथियों, क्योंकि उसमें कमी रह जाएगी। इसलिए अब यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित जो नाटक है, जो कि अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है और जिसमें से साथियों 16 नंबर की तो व्याख्या आने वाली हैं 2, और एक प्रश्न आने वाला है बड़ा निबंधात्मक, यानी 2 आएंगे और 2 में से एक का हमें जवाब देना है साथियों, वो 15 अंक का होगा। तो आज हम इस वीडियो में 15 अंक की बात करने वाले हैं आप लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाटक के तत्वों के आधार पर जो ध्रुव स्वामिनी नाटक उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं कि ये जो नाटक है नाटक के तत्वों के आधार पर खरा उतर पाता है या नहीं है, नाटककार ने नाटक के तत्वों के साथ ईमानदारी से प्रयोग किया है या नहीं किया है नाटक में। तो देखिए साथियों, ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक है, क्योंकि ये भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर लिखा हुआ है, गुप्त काल से संबंधित है। और गुप्त काल जैसा कि भारत में जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है साथियों, लेकिन आते आते अंत में किस तरीके से गुप्त काल का पतन होता है, रामगुप्त जो है उसके वध चलन के कारण, इस सब की कहानी है इसमें साथियों, आगे अपन चर्चा करेंगे। तो इस अभिनय नाटक का केंद्र बिंदु नारी जीवन है,
वैसे इतिहास से संबंधित है ये नाटक और बहुत सारी कहानियों को लेकर ये एक साथ चल रहा है। इस नाटक में मैं आपको बताऊं कि रामगुप्त का जीवन चरित्र है, चंद्रगुप्त का है, लेकिन मुख्य जो केंद्र में है ना इसकी कहानी वो है नारी जीवन। और नारी जीवन में भी एक आदर्श नारी का जो जीवन है उसका बखान किया गया है। तो क्योंकि इस नाटक का जो नामकरण है वो भी इसकी नायिका जो है ध्रुव स्वामिनी उसी के आधार पर किया गया है साथियों। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की नायिका है और नाटक के प्रमुख तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा इस प्रकार से की जा सकती है। तो अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि नाटक के जो प्रमुख तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला तत्व होता है साथियों कथा वस्तु। कथा वस्तु यानी कथा यानी कहानी। ठीक है, कथा वस्तु यानी जो नाटक है उसकी कहानी क्या है, यानी नाटक में आखिर किसका वर्णन है, उसकी कथा क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, यानी नाटक में किस विषय वस्तु का वर्णन किया गया है साथियों। तो देखिए, प्रस्तुत नाटक की कथा वस्तु में प्रसाद जी ने सत्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, सुरक्षित बनाए रखने के लिए यथाशक्ति प्रयास किया है अपनी शक्ति के अनुसार, परंतु नाटक को वर्तमान समस्याओं के अनुरूप बनाने के लिए तथा कथानक को रोचक बनाने की दृष्टि से नाटककार ने कल्पना का सहारा भी लिया है। कार्य की अवस्थाओं के क्रमानुसार इस नाटक की कथा वस्तु का विकास हुआ। 3 अंकों के इस नाटक में प्रत्येक अंक में एक ही दृश्य है साथियों। ये जो नाटक है इसकी जो कथा है वो 3 अंकों में विभाजित है। ठीक है साथियों, वो तो स्पेशल जब आपसे कथा वस्तु का वर्णन करवाएगा तब आप लोग करेंगे कि कथा वस्तु का वर्णन कीजिए। और कथा वस्तु जो है मैं पूर्व के वीडियो में बता भी चुका हूँ। इसमें जो है गुप्त वंश के शासक जो रामगुप्त हैं और उनकी जो पत्नी हैं ध्रुव स्वामिनी और उनके जो भाई हैं चंद्रगुप्त, उनकी कहानी का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है साथियों। ठीक है, तो 3 अंकों का ये नाटक है। इनमें इसका एक कथानक भी है। पूरा कथानक ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष के प्रसंग से जुड़ा हुआ है। इस नाटक की सभी घटनाएं अपने आप में जुड़ी हुई हैं साथियों। तो कथा वस्तु में यदि हम बात करें कि ये जो नाटक है इसकी पूरी की पूरी जो कथा है ना वो देखिए, पूरा का पूरा जो कथानक है उसके मूल में क्या है, वो है ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष। यानी कहने का तात्पर्य मुख्यतः इस नाटक की जो कथा वस्तु है ना उसके मूल में ध्रुव स्वामिनी जो है उसकी कहानी है एक तरीके से। लेकिन उसके सारे रामगुप्त की भी कहानी है, चंद्रगुप्त की भी कहानी है और इसके अतिरिक्त और बहुत सारे जो पात्र हैं जो कि सहायक पात्रों के रूप में अपनी जो कहानी है वो बयां करेंगे साथियों। तो ये था हमारा पहला तत्व। ओके साथियों, आगे दूसरा तत्व हम चर्चा करते हैं पात्र। अब देखिए, कोई भी नाटक होता है उसमें पात्रों का होना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें भी अपने बहुत सारे पात्र हैं। मुख्य जो पात्र हैं वो तो ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त और चंद्रगुप्त हैं। ध्रुव स्वामिनी नायिका हैं और रामगुप्त एक तरीके से उनके पति हैं, लेकिन नायक के रूप में यहाँ पर जो चित्रित हुए हैं वो चंद्रगुप्त हुए हैं साथियों। ठीक है, तो अब जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण जो है वो किस प्रकार से हुआ है उसका अपन यहाँ पर क्या देखेंगे, वर्णन देखेंगे। वैसे नाटक का जो दूसरा तत्व है वो है पात्र और उनका चरित्र चित्रण साथियों। कि पात्र जो हैं उन पात्रों का उनके चरित्र के अनुसार उसका चित्रण किया गया है या नहीं, वर्णन किया गया है या नहीं। तो देखिए, पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक जी का एक श्रेष्ठ नाटक है। ठीक है साथियों, इस नाटक में स्त्री पात्र की प्रधानता की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी प्रमुख है। वह इस नाटक की नायिका है, लेकिन वह इस नाटक में प्रारंभ से अंत तक दुविधापूर्ण स्थिति में फंसी रहती है। इस नाटक का प्रत्येक पात्र अंतर्द्वंद्व से पूरी दिखाया गया है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री पात्र हो। इसके साथ ही नाटक के प्राय सभी पात्रों में दर्शन और कर्तव्य का पुट मिलता है। पुरुष पात्रों में चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण करने में
प्रसाद जी अधिक सफल हुए हैं। नारी गरिमा की दृष्टि से मंदाकिनी एवं कोमा का चरित्र भी उत्कर्ष युक्त चित्रित हुआ है। अतः चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी यह एक क्या माना जाएगा, सफल नाटक माना जाएगा साथियों। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो पात्र और उनका जो चरित्र चित्रण है उसके नज़रिए से यदि हम बात करें इस नाटक की, तो ये जो नाटक है ये पूर्णतः एक सफल नाटक माना जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रथम तत्व के साथ साथ जो दूसरा तत्व है नाटक का, पात्र और उनका चरित्र चित्रण, उस पर भी ये जो नाटक है पूर्णतः खरा उतरता है। तो दो तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो नाटक है सफल नाटकों की श्रेणी में गिना जाएगा। आगे मैं बात करता हूँ तीसरा जो प्रमुख तत्व है नाटक का वो कौन सा है, और उस तत्व के आधार पर क्या जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित यह ध्रुव स्वामिनी नाटक खरा उतरता है। तो आइए साथियों, तीसरा जो हमारा प्रमुख तत्व है कथोपकथन, इसको हम लोग संवाद भी कह सकते हैं। यानी जो कथोपकथन है यानी जो संवाद, आपस में बातचीत जो है वो नाटक का प्रधान तत्व माना जाता है। यानी कथोपकथन को या संवाद को नाटक का प्रधान तत्व माना जाता है। तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है कि कथोपकथन या संवाद सरल हैं, स्वाभाविक और नाटक उपयोगी हैं। इनमें संक्षिप्तता है, व्यावहारिकता है और प्रभावात्मकता है। संवाद छोटे, लघु यानी और पात्रों के अनुकूल हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये प्रश्नोत्तर रूप में भी हैं, प्रश्न और उत्तर के रूप में भी हैं। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के संवाद, ध्रुव स्वामिनी पुरोहित के संवाद, सकराज कोमा आदि के जो कथोपकथन हैं, संवाद हैं, वो बड़े ही रोचक और महत्वपूर्ण माने जाते हैं साथियों। ठीक है, तो यदि हम लोग बात करें तीसरे तत्व के आधार पर यानी संवाद या कथोपकथन के आधार पर, तो हमारा जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, वो एक सफल नाटक की श्रेणी में गिना जाएगा। अब बात करते हैं हम नाटक का जो चौथा तत्व है और वो तत्व कौन सा है, और क्या उस चौथे तत्व के अनुरूप यह नाटक अपने आप को ढाल पाया है, उसी के ऊपर मैं आप लोगों से चर्चा करता हूँ। आगे देखिए साथियों, चौथा जो हमारा तत्व है नाटक का वो है देश काल और वातावरण। ये भी एक प्रमुख तत्व है, देश काल और वातावरण। यानी ये तत्व, इस तत्वों में नाटक जो है उसका देश काल कैसा है, यानी जो देश है वो किस स्थान की, किस जगह, किस देश, किस राज्य से संबंधित है, उसका समय क्या है, और वहाँ का उस समय जब तत्कालीन वो नाटक रचा गया तो वहाँ का वातावरण, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का परिवेश कैसा है, इन सब का भी नाटक में उल्लेख किया जाता है। तो आप देखिए साथियों, हम लोग बात करते हैं जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसका देश काल और वातावरण कैसा रहा है। वातावरण चित्रण में प्रसाद को इस नाटक में अद्वितीय सफलता मिली। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में कथानक के अनुरूप प्राय राजनीतिक वातावरण की प्रधानता रहती है। यानी कहने का तात्पर्य कि देश काल वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो मुख्यतः जो नाटक है उनमें राजनीतिक वातावरण की प्रधानता रही है। लेकिन यदि हम बात करें ध्रुव स्वामिनी नाटक की तो उसमें राजनीतिक परिस्थितियों के अतिरिक्त जो है उस समय की तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का भी रचनाकार ने, नाटककार ने सफलता के साथ क्या किया है, वर्णन किया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नाटककार ने गुप्त काल के उस समय के तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों और उस समय की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का सफलता के साथ क्या किया है, वर्णन किया है साथियों। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो नंबर 1 तो राजनीतिक परिस्थिति। तो इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाता है। शासक समुद्रगुप्त की वीरता और पराक्रम की गाथा दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन कायर, ये कायर नहीं, कायर है, और विलासी रामगुप्त ने गुप्त साम्राज्य
को पतन के गर्त में पहुंचा दिया। दोनों का वर्णन है साथियों यहाँ पे। समुद्रगुप्त का भी उल्लेख आता है संक्षिप्त में, तो उसकी वीरता का, और इसके अतिरिक्त जो रामगुप्त है उसके समय किस तरीके से गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ, पतन की तरफ बढ़ा, गर्त में पहुंच गया। तो ये तो राजनीतिक परिस्थिति का उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ जो जयशंकर प्रसाद जी हैं कथानकों के अनुरूप जो है राजनीतिक वातावरण का बड़ी सहजता और सरलता के साथ उन्होंने क्या किया है, अपने इस नाटक में वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें कि उस समय की तत्कालीन जो हमारी सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थिति क्या थी और किस प्रकार से उस समय की तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों का जयशंकर प्रसाद ने उल्लेख किया है। तो सामाजिक परिस्थिति की दृष्टि से गुप्त काल में नारी को दासी की दृष्टि से ज़्यादा नहीं देखा जाता था। धार्मिक परिस्थिति के आधार पर ये कहा जा सकता है कि उस समय पुरोहितों का सम्मान किया जाता था और नारी को दूसरा विवाह करने का क्या था, अधिकार था। ये हम नाटक में पढ़ेंगे तो ये बात पूर्णतः क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा चौथा तत्व साथियों, देश काल और वातावरण। आइए अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा पांचवा तत्व है वो कौन सा है और वो किस प्रकार से इस नाटक में सफल बैठता है। उद्देश्य। अब साथियों चाहे वो किसी भी प्रकार की काव्य रचना हो वो उद्देश्य युक्त होती है। यदि कोई भी काव्य रचना उद्देश्यहीन होगी, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि वह काव्य रचना अपने आप में क्या नहीं है, सही काव्य रचना नहीं है, सार्थक काव्य रचना नहीं है। तो ये बात नाटक के ऊपर भी लागू होती है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है वो भी उद्देश्यपूर्ण नाटक है। और देखिए इसका उद्देश्य क्या है, यानी ये किस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लिखा गया है, तो वो देखिए। ध्रुवस्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद की उद्देश्यपूर्ण रचना है। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत के गौरव और भारतीय संस्कृति को उजागर करना है। यानी इस नाटक का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के गौरवपूर्ण इतिहास और भारत की संस्कृति को लोगों के समक्ष प्रकट करना है, उजागर करना है। इसके साथ ही गिरी हुई नारी के मनोबल को ऊंचा करके दिखाने के साथ साथ धर्मशास्त्र की पृष्ठभूमि में नारी मोक्ष और उसके पुनर्विवाह को उचित ठहराना भी है। इसके अतिरिक्त साथियों नारी के गिरे हुए मनोबल को ऊंचा उठाने, इसके अतिरिक्त धर्मशास्त्र के अनुसार नारी मोक्ष और उसका पुनर्विवाह करने को भी ये नाटक उचित ठहराता है। इसके अतिरिक्त अयोग्य और दुर्बल राजा को राज्य सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस कथ्य को भी उद्देश्य के स्वरूप रेखांकित इस नाटक में किया गया है, जो कि रामगुप्त के साथ ये कथन उचित ठहरता है और ध्रुवस्वामिनी के माध्यम से जो है नारी के उत्थान और नारी जो है उसको मोक्ष की अधिकारी ठहराया गया है। तो ये जो नाटक है उद्देश्य के नज़रिए से, उद्देश्य की दृष्टि से एक सफल नाटक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अगला जो हमारा नंबर 6 तत्व कौन सा है और क्या उस तत्व के आधार पर हमारा ये नाटक खरा उतरता है। तो आइए साथियों, छठा हमारा जो तत्व है वो है अभिनेता। अभिनेता जानते हैं, अभिनय करना। नाटक तो आप लोग देखते हो, सीरियल वगैरह टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारे नाटक देखते हो। तो नाटक जो है वह विधा है जिसका अभिनय किया जाता है रंगमंच के माध्यम से साथियों, ठीक है। तो जो नाटक है उसमें अभिनेता का तत्व भी होना चाहिए, अभिनेता का गुण भी होना चाहिए। यदि नाटक है और उसमें अभिनय का गुण नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो अपने आप में पूर्ण रूप से नाटक नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्या अभिनय की दृष्टि से जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है वो खरा उतरता है या नहीं उतरता है। देखिए साथियों, अभिनय की दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी प्रसाद का एक सफल नाटक है। ये नाटक लंबे लंबे भाषण, अनावश्यक दृश्य योजना, भाषागत क्लिष्टता के दोष से पूर्ण रूप से मुक्त है। और अभिनय के लिए साथियों ये बातें नहीं होनी चाहिए, लंबे लंबे भाषण नहीं होने चाहिए, अनावश्यक दृश्य योजना नहीं होनी चाहिए, भाषा की क्लिष्टता कठिनता नहीं होनी चाहिए, कथानक की लघुता, संकलन त्रय का निर्वाह, दृश्यों की न्यूनता,
भाषागत सरलता, नाटक की सौंदर्य युक्त संवाद योजना आदि गुणों के कारण ये नाटक अभिनय की दृष्टि से एक सफल नाटक है साथियों। तो देखिए इसकी ये जो विशेषता हैं, कथानक की लघुता, इसके अतिरिक्त भाषा वो दृश्यों की न्यूनता, भाषा की सरलता और नाटक की सौंदर्य युक्त संवाद योजना जो है इस नाटक को अभिनय युक्त बनाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो अभिनेता के गुण से परिपूर्ण है और अभिनय की दृष्टि से एक सफल नाटक है। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम जो तत्व है नाटक का वो कौन सा है और क्या उस तत्व के आधार पर भी ये नाटक खरा उतरता है। भाषा शैली। तो अब बात करते हैं भाषा शैली की कि जो नाटक है उसमें किसी न किसी भाषा शैली का तो प्रयोग नाटककार करता है। तो आखिर इस नाटक में किस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है और क्या ये नाटक भाषा शैली की दृष्टि से, नज़रिए से अपने आप में सटीक और सही है। नाटक की भाषा शैली का संबंध एक और पात्रों के चरित्र चित्रण में है, वहीं दूसरी ओर देश काल तथा वातावरण की दृष्टि से भी। विशेषकर ऐतिहासिक नाटकों में देश काल के अनुरूप भाषा का प्रयोग अनिवार्य होता है। प्रसाद जी ने संस्कृत निष्ठ, अलंकृत, सरल और व्यावहारिक भाषा शैली का अपने नाटक में क्या किया है, प्रयोग किया है साथियों। तो ये थे प्रमुख 7 तत्व नाटक के और इन 7 तत्वों के आधार पर जो जयशंकर प्रसाद जी का ध्रुव स्वामिनी नाटक है वो एक सफल नाटक है। ठीक है साथियों, अब निष्कर्ष तक पहुँचते हम लोग अंत में। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी नाटक में नाटक के तत्वों का समावेश बड़ी कुशलता के साथ किया गया। इसमें नाटककार ने गुप्त काल की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों का भी चित्रण बड़ी कुशलता के साथ किया है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक जहाँ नाटक के तत्वों के आधार पर खरा उतरता है, वहीं प्रसाद जी भी एक सफल नाटककार के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं साथियों। तो ये था साथियों अपना महत्वपूर्ण प्रश्न ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उससे। अब आगे में जो आपकी वीडियो है उनमें आप सब साथियों से बात करने वाला हूँ। अपनी एकांकी आगे चलेंगी साथियों। उन एकांकियों की प्रत्येक जो भी एकांकी अपने जुड़ी हुई है उस प्रत्येक एकांकी की महत्वपूर्ण व्याख्या परीक्षा की दृष्टि से, और साथ में चर्चा करने वाला हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के नज़रिए से, परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कीजिएगा। मैं पुनः आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।